नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं भारत आज। चलिए करते हैं शुरुआत दिन की कुछ खास खबरों के साथ। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी है। बता दें कि गुजरात चुनाव के प्रचार के दौरान अहमदाबाद में सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा है कि क्या रावण की तरह मोदी के 100 मुख हैं? मुझे समझ नहीं आता। रविवार को सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया था। वहीं बेहरामपुरा में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखे, हमने कॉर्पोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी, हर जगह पर सूरत ही देख रहे हैं। क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं? मुझे समझ नहीं आता। जिस पर संबित पात्रा ने कहा है कि यह सिर्फ पीएम मोदी का नहीं बल्कि गुजरात और पूरे देश का अपमान है। बता दें कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को कहा है कि खड़गे गुजरात विधानसभा चुनाव को प्रेशर नहीं सह पा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना घोर अपमान है। सबसे पहले कांग्रेस के चीफ रह चुकी सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहकर संबोधित किया था। आखिर इन लोगों को क्या मिलता है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को रावण कहा है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। यह सिर्फ मोदी जी का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश और गुजरात का अपमान है। यह सिर्फ खड़गे का बयान नहीं है बल्कि सोनिया और राहुल का बयान है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में कहा है कि उन्होंने रोजाना 2 से 3 किलो गाली मिलती हैं, लेकिन उनका शरीर उन गालियों को पोषण में बदल देता है। ये बात उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हैं क्या? मैं उनसे कहता हूं कि भगवान ने मेरे शरीर में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में बन जाती हैं। श्रद्धा हत्याकांड मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक श्रद्धा आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर डाली और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दरअसल पूरा मामला ये है कि श्रद्धा वालकर अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पुणेवाला की मारपीट से परेशान थी, उसे छोड़ना चाहती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि 3-4 मई को आफ्ताब और श्रद्धा ने अलग रहने का फैसला किया था। ये बात आफ्ताब को रास नहीं आई। उसे लगता था कि श्रद्धा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर उसके टुकड़े कर दिए। मंगलवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है। एफएसएल के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पिछले हफ्तों से चल रहा था, आज वो खत्म हो गया है। जल्द ही हम अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप देंगे। नार्कोटिक्स के लिए जब भी पुलिस हमसे कहेगी इसे कर लिया जाएगा। मंगलवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है। एफएसएल के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पिछले हफ्तों से चल रहा था, आज वो खत्म हो गया है। जल्द ही हम अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप देंगे। नार्कोटिक्स के लिए जब भी पुलिस हमसे कहेगी इसे कर लिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि पूछताछ के दौरान आफ्ताब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बहुत तेजी से और रिलैक्स होकर जवाब दे रहा था। इससे लगता है कि वो पहले से सोचे समझे जवाब देता है। पुलिस को शक यह भी है कि जब सितंबर-अक्टूबर में आफ्ताब को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त भी श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स उसके दिल्ली वाले फ्लैट में मौजूद थे। बता दें कि पुलिस ने आफ्ताब की निशानदेही पर अभी तक 13 हड्डियां बरामद की है। उसका जबड़ा मिलने की जानकारी भी मिली है। गुरुग्राम से भी कुछ बॉडी पार्ट रिकवर होने की बात सामने आई है। इसके अलावा उसके घर के बाथरूम, किचन के अलावा बेडरूम से भी खून के धब्बे के सैंपल मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की,
उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे। अब ये स्थिति बदलने वाली है। देश को पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर मिल गया है। इसे स्पेस स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कंपनी अग्निबाण नाम का रॉकेट भी तैयार कर रही है। इसे नए लॉन्च पैड से इस साल के आखिरी तक छोड़ा जा सकता है। यानी अब सतीश धवन स्पेस सेंटर में प्राइवेट लॉन्च पैड को भी ऑपरेट किया जाएगा। कंपनी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का सपोर्ट है। साथ ही इसरो ने इस प्रोजेक्ट में मदद की है। अग्निबाण रॉकेट 2 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जो धरती से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक 100 किलोग्राम तक का भार लेकर जा सकता है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करने में सक्षम है। इसमें प्लग एंड प्ले इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन बनाया। बता दें कि अग्निकुल कॉस्मोस साल 2017 में स्थापित हुई थी। इसे चेन्नई में श्रीनाथ रविंद्र चंद्र मोहन एसपीएस और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एसआर चक्रवर्ती ने मिलकर शुरू किया था। फिलहाल कई बड़े उद्योगपतियों ने कंपनी में निवेश किया है। इनमें सबसे बड़ा चेहरा आनंद महिंद्रा है। अग्निबाण रॉकेट के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 80.43 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्ट पाई वेंचर्स और अर्थ वेंचर्स ने भी कंपनी में निवेश किया है। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गुर्गों को धर दबोचा है। यमुनानगर से गैंगस्टर काला राणा को एनआईए की टीम ने रेड के दौरान काबू किया है। लुधियाना में रवि के घर छापा मारा गया था, जिसके बाद इन बदमाशों को काबू किया गया है और इसी के साथ एनआईए की टीम लॉरेंस बिश्नोई का आतंकी कनेक्शन खंगाल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार सुबह एक साथ 5 राज्यों में गैंगस्टर की 20 ठिकानों पर रेड की है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। एजेंसी गैंगस्टर के गठजोड़ का रिकॉर्ड खंगाल रही है। एजेंसी की नजर लॉरेंस और उसके गुर्गों का पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे आतंकियों से कनेक्शन पर है। एनआईए की टीम ने यमुनानगर से लॉरेंस के करीबी काला राणा के गुर्गे सिमरनजीत बावा को हिरासत में लिया है। बावा का कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर छूट कर आया था। उसके घर एनआईए ने सुबह 5 बजे रेड की है। दरअसल कई माह पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद कुछ दिन पहले एनआईए ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की भटिंडा सेंट्रल जेल से रिमांड पर लेकर एजेंसी दिल्ली पहुंची थी। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ सहित कई नामी गैंगस्टर पर पिछले दिनों ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के अलावा कुछ अन्य गैंगस्टर के पाकिस्तानी में आतंकवादियों से संपर्क के चलते पहले भी एनआईए काफी जगह रेड कर चुकी है। सितंबर और अक्टूबर माह में भी एनआईए ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह छापेमारी की थी। पहले एफआईआर में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर नामजद किए गए, जिसमें गैंग का मुखिया लॉरेंस, कनाडा बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी, जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भवानपुरिया, सचिन थापन, लॉरेंस का भाई अनमोल और लखबीर सिंह लंडा शामिल हैं। इन्हें दिल्ली पुलिस को सोर्सेज से मिले इनपुट के आधार पर नामजद किया गया है। ये गैंग जेल के अलावा कनाडा, दुबई और पाकिस्तान से ऑपरेशन चला रहे हैं। दूसरी एफआईआर बबिया गैंग और उसके करीबियों पर की गई। इसमें गैंगस्टर देविंदर बबिया की मौत के बाद अर्मनिया बैट गैंग चला रहे गौरव उर्फ लक्की पटियाला, अमित डागर, कौशल चौधरी, नीरज बवाना, बुप्पी राणा, सुनील उर्फ टिल्लू, ताजपुरिया, बाबा ढल्ला उर्फ गुरविंदर को शामिल किया है। अमित डागर और कौशल चौधरी मोहाली में अगस्त साल 2021 में हुए विक्की मिट्टू खेड़ा कत्लकांड से साजिश करता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को इनपुट दिए हैं कि कई गैंगस्टर आतंकी संगठनों के टच में हैं। इन आतंकी संगठनों के साथ मिलकर ये गैंगस्टर भारत में टारगेट किलिंग कर सकते हैं। इसको लेकर कुछ दिन पहले एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में इन गैंगस्टर्स के घरों पर भी रेड की थी। यहाँ तक कि उनके केस की पैरवी करने वाले कुछ वकीलों पर भी छापेमारी हुई।
जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बुधवार को क्राइस्टचर्च के हैगले ओवर में खेला जाएगा। पहला मैच जीतकर कीवी टीम सीरीज में से 1-0 से आगे है। दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। तीसरे वनडे में भी बारिश की आशंका है। किस समय कितनी बारिश हो सकती है ये हम आगे बताएंगे। इसके अलावा पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 भी देखेंगे। शुरुआत मौसम के पूर्वानुमान के साथ तीसरा वनडे भारतीय टाइमिंग के अनुसार सुबह 7 बजे से और न्यूजीलैंड की टाइमिंग के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होना है। वेदर प्रेडिक्शन वेबसाइट एक्यूवेदर के मुताबिक मैच के दौरान बारिश की आशंका 69 तक है। क्राइस्टचर्च के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 2 से 4 बजे तक बारिश की आशंका 69 है। वहीं 4 बजे से 6 बजे तक बारिश की आशंका 50% से कम है। शाम 6 बजे से 9 बजे तक रुक रुक कर बारिश होने की उम्मीद है। अगर तीसरा वनडे भी रद्द होता है तो ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक का छठा बेनतीजा वनडे होगा। अगली तस्वीर में देखेगा कि किस टीम के खिलाफ भारत के कितने वनडे मैच रद्द हुए हैं। हाई स्कोरिंग पिच होने की उम्मीद भी है। इस ग्राउंड पर अब तक 15 वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें से 6 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 300 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया है। 3 बार 250 से 300 के बीच का स्कोर बना है। केवल 3 बार ऐसा हुआ है कि जब पहले बैटिंग करने वाली टीम 200 रन भी नहीं बना सकी है। टॉस का खास इंपैक्ट नहीं हुआ। 15 मैचों के नतीजों में टॉस ने खास भूमिका नहीं निभाई है। 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है। वहीं 7 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। टीम इंडिया इस ग्राउंड पर अब तक कोई मैच नहीं खेली है। वहीं न्यूजीलैंड ने यहां 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं। सिर्फ एक वनडे में मेजबान टीम को हार मिली है। 2011 तक क्राइस्टचर्च के MIA स्टेडियम में इंटरनेशनल मुकाबले होते थे। यहां भारत ने 4 वनडे खेले हैं, जिसमें उसे 1 में जीत और 3 में हार मिली है। न्यूजीलैंड को इस ग्राउंड पर 21 वनडे में 11 में जीत और 10 में हार मिली है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए भारत आज। मैं भारत आज और हरियाणा आज चैनल के आरंभ होने के अवसर पर इसके सभी संचालकों को, इसके साथ जुड़े हुए सभी कर्मियों को मैं बधाई देता हूं और उनकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति के लिए कामना करता हूं। आज के समय में जो मीडिया है वो जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी है। जो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, आम जनता की आवाज़ उठाते हैं। इससे बढ़कर पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता। मैं दोबारा इसके संचालकों को बधाई देता हूं और इनकी उन्नति की प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर DP जैन, बालाजी हॉस्पिटल, जींद। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे।